यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है और सभी दोस्तों का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी ओजोन डिप्लेशन यानी ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है, उसमें जो ह्रास हो रहा है, उसके बारे में अपन ने इस टॉपिक को देखा था। ये भी एक क्लाइमेट चेंज का ही एक टॉपिक है जो कि इसको अपन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर भी पढ़ते हैं। और पिछले वीडियो के अंदर जो मुख्य अपन ने बातें की थी उनको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद में इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, ओजोन डिप्लेशन, सबसे पहले ओजोन गैस की बात करें तो ओजोन गैस की जो स्थिति है, ये पहले अपन ने ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उस लास्ट वाले जो वीडियो था उसको आप अच्छे से देखना। ओजोन गैस का जो निर्माण होता है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलने के कारण इसका निर्माण होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु मिलते हैं तो इसके कारण इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से होता है। ओजोन गैस की जो स्थिति है वो मुख्य रूप से कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन गैस की स्थिति कहाँ पर मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब समताप मंडल में, समताप मंडल में। ठीक है, और इसका जो अधिक सांद्रण मिलता है, समताप मंडल में भी सांद्रण इसका 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में इसका सांद्रण अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसको अपन समताप मंडल का वह भाग जिसमें ओजोन गैस का सांद्रण अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलते हैं ओजोनोस्फीयर या ओजोन स्फीयर। उसको क्या बोलते हैं, ओजोन स्फीयर या ओजोन मंडल। ठीक है, ये चीज़ें अपन ने समझ ली थी। और इस जो समताप मंडल का जो निचला वाला भाग है और जिसमें 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है, तो इसमें भी सर्वाधिक जो इसकी मात्रा है वो मिलती है 20 से 25 किलोमीटर पर। यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि समताप मंडल में ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता कितनी ऊंचाई पर मिलती है, ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन गैस का जो विस्तार है वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर ये मिलता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो यहाँ पर नीचे की तरफ ये विरल अवस्था में पाई जाती है और इसके टॉप पर भी ये विरल अवस्था में पाई जाती है। और इसका 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सघनता सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखा था अपन ने कि ओजोन परत का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन परत का जो निर्माण था उसमें अपन ने देखा था कि ओजोन परत मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। ओजोन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में होता है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। इस शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत अपन मध्य अक्षांश की स्थिति है, यानी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों के अंतर्गत आपके मध्य अक्षांशीय स्थिति आती है जिसको अपन बोलते हैं मध्य मिड लेटीट्यूड, या इसकी जो स्थिति हो 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच की जो स्थिति है उसको अपन मध्य अक्षांशीय स्थिति कहते हैं। तो यहाँ से ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। फिर इस मध्य अक्षांशों से जो वायुमंडल में जो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, जिसमें त्रिकोशिकीय संचार होता है वायुमंडल में, तो उसमें फेरल कोशिका होती है। मध्य अक्षांशों में फेरल कोशिका होती है जो कि धरातलीय पवनों के विपरीत ऊपर के वायुमंडल में वो पवनों का प्रवाह करती है। तो इस तरह से पूरा एक चक्र होता है। तो उसको अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो फेरल कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है कि यहाँ से जो ओजोन गैस उत्पन्न होती है वो ओजोन गैस यहाँ से विस्थापित कर दी जाती है, कहाँ पर, ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, इसका मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन गैस की मात्रा फेरल कोशिकाओं के द्वारा बढ़ा दी जाती है। तो सर्वाधिक जो सांद्रता मिलेगी, सर्वाधिक ओजोन गैस का जो सांद्रण मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और उनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ओजोन गैस की सघनता अधिक मिलेगी। और बाकी अक्षांशों पर जैसे जैसे अपन उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आएंगे तो ओजोन गैस की सांद्रता में कमी आती है, उसकी सघनता में कमी आती है। और निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ ओजोन गैस की सघनता में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे देखते हैं। देखो, ओजोन गैस या ओजोन परत में जो ह्रास या छिद्र की जो स्थिति देखी गई थी तो वो सर्वप्रथम कहाँ पे देखी गई, ओजोन गैस या ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत में छिद्र, और इस छिद्र को होल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको छिद्र भी कहा जाता है, इसको होल भी कहा जाता है, इसको ह्रास भी कहा जाता है। ओजोन परत में ह्रास, ठीक है, इसको ह्रास भी बोल सकते हैं, यानी ह्रास को छिद्र कहा गया है। तो ओजोन परत में जो छिद्र देखा गया था वो सर्वप्रथम कहाँ पे देखा गया, सर्वप्रथम देखा गया था अंटार्कटिका महाद्वीप पर।
सर्वप्रथम ये कहाँ पे देखा गया? अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया। क्लियर? कब देखा गया? तो इसके लिए ये 1979 के अंदर सर्वप्रथम अंटार्कटिका महाद्वीप पर यह छिद्र देखा गया। क्लियर यहाँ तक? सन 1985 में एक विद्वान थे जोसेफ फरमान। तो जोसेफ फरमान नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने सन 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो ओजोन परत में ह्रास हुआ है उससे संबंधित आंकड़ों का कलेक्शन किया। यानी ओजोन परत में जो सर्वाधिक ह्रास की स्थिति उत्पन्न हुई कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। और अंटार्कटिका महाद्वीप में जो ये छिद्र देखा गया वो कब देखा गया? 1979 में। 1985 में जोसेफ फरमान नामक एक विद्वान थे, उन्होंने इस छिद्र से संबंधित या इस परत में कितना ह्रास हुआ है उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए और उन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने बताया कि सन 1985 तक अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में ह्रास 40% तक हो गया है। तो ये स्थिति कब की थी? ये 1985 की थी। तो 1985 के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में ह्रास 40% तक हो गया है। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई आपके अंटार्कटिका महाद्वीप की, जहां पर सर्वप्रथम आपका ओजोन छिद्र देखा गया। इसके बाद में अब अंटार्कटिका महाद्वीप पर यदि ओजोन छिद्र हुआ है तो इसका मतलब आपके जो उत्तरी ध्रुवों के पास में आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर भी ओजोन छिद्र होगा, वहां पर भी ओजोन का डिप्लेशन होगा, ओजोन परत में ह्रास होगा। क्यों होगा इसकी स्थिति अपन अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि जहाँ पर ओजोन गैस फेरल कोशिकाओं के द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका सघनता बढ़ती चली जाती है, उसका समकेंद्रण बढ़ता चला जाता है, उसी के साथ इन मध्य अक्षांशों से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ से जो ओजोन को क्षरित करने वाले पदार्थों को भी फेरल कोशिकाओं के द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में धकेल दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों की मात्रा भी अधिक होगी और ओजोन गैस की मात्रा भी अधिक है। तो दोनों ही स्थितियां अधिक हैं और ऐसी स्थिति में वहां पर दोनों ध्रुवों के पास में ओजोन का क्षरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इसके बाद में तो आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन परत में ह्रास या छिद्र सन 1988 यानी 1988 में देखा गया। 1988 में देखा गया। क्लियर? आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन परत में ह्रास या छिद्र सन 1988 में देखा गया। इसके संबंध में डेटा का कलेक्शन करने वाले और इसको देखने वाले या इससे संबंधित आंकड़े प्राप्त करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था केरे। तो केरे के द्वारा आपके आर्कटिक क्षेत्र के वायुमंडल में सर्वप्रथम ओजोन छिद्र को देखा गया या ओजोन परत में कितना डिप्लेशन हो रहा है उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? केरे नामक विद्वान ने किया। ठीक है, सन 1989 तक इनके द्वारा जो डेटा कलेक्शन था उसके आधार पर बताया गया कि सन 1989 तक 1989 तक आर्कटिक क्षेत्र के वायुमंडल में ओजोन परत में डिप्लेशन की जो स्थिति थी, आर्कटिक क्षेत्र के वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास या ओजोन परत में डिप्लेशन, ओजोन परत में डिप्लेशन 35% तक हो चुका है। 35% तक हो चुका है। तो ये स्थिति कब की थी?
1989 की। किस विद्वान के द्वारा ये पता लगाया गया? केरे के द्वारा पता लगाया गया। ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप में सर्वप्रथम आंकड़ों का कलेक्शन और छिद्र के बारे में अध्ययन सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो वो जोसेफ फरमान था। और आर्कटिक वायुमंडल के क्षेत्र में सर्वप्रथम ओजोन डिप्लेशन का पता लगाने वाले और उनके आंकड़ों का कलेक्शन करके कितना उसमें ह्रास हुआ है ये बताने वाले कौन थे? केरे। ये केरे नामक विद्वान थे। ठीक है। तो इस तरह से ये तो हुआ आपके उत्तरी क्षेत्र में यानी उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित आर्कटिक क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव के पास में स्थित अंटार्कटिका क्षेत्र या अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थितियों में ओजोन डिप्लेशन की स्थिति। अब ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा, ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा या सघनता कहाँ पर स्थित है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर है। सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर मिलती है? ध्रुवों पर मिलती है। क्लियर? ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा या सघनता ध्रुवों पर है। ठीक है। अब यदि जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप वाले क्षेत्रों में ओजोन डिप्लेशन में ह्रास हो रहा है, आर्कटिक वाले क्षेत्र के वायुमंडल में ओजोन डिप्लेशन में ह्रास हो रहा है, तो क्या ध्रुवों पर भी ह्रास होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ पर भी ओजोन को शरित करने वाले पदार्थ उपस्थित हैं। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक डिप्लेशन की स्थिति देखी गई है। और एक अध्ययन या सर्वे के आधार पर बताया गया कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर ओजोन डिप्लेशन 50% तक हो चुका है। ओजोन डिप्लेशन कितना हो चुका है? 50% तक हो चुका है। समझ में आया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ पर ओजोन गैस की सघनता सर्वाधिक है वहीं पर सबसे ज़्यादा ओजोन का डिप्लेशन भी वहीं पर हुआ है। और वो लगभग कितना हो चुका है? 50% तक डिप्लेशन की स्थिति यानी ओजोन परत में ह्रास 50% तक हो चुका है। क्लियर? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन डिप्लेशन की स्थिति कितनी है? 40% की। आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन डिप्लेशन की स्थिति कितनी है? 35% की। और आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन डिप्लेशन की स्थिति कितनी तक हो गई है? 50% तक यहाँ पर ह्रास ओजोन में हो चुका है। क्लियर? इसी तरह से यदि अपन बात करें नीचे दक्षिणी ध्रुव से अपन जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप से और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पर भी ओजोन का डिप्लेशन होगा। यहाँ पर भी ओजोन का डिप्लेशन हुआ है, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं हुआ है जितना कि ध्रुवों पर और अंटार्कटिका क्षेत्र में हुआ है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ओजोन का डिप्लेशन की स्थिति का पता लगा है। और इसमें जो ओजोन परत है उसमें लगभग 4% की कमी, यानी ओजोन परत में जो ह्रास हुआ है उसमें जो डिप्लेशन है वो लगभग 4% तक हुआ है। 4% तक हुआ है। तो ये 4% की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? वो है आपके ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड पर। क्लियर? इसके और ऊपर यदि अपन चले तो यदि अपने क्षेत्र की बात करें तो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर जो ओजोन डिप्लेशन की स्थिति है, यहाँ पर भी तो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। तो ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप पर ओजोन डिप्लेशन की जो स्थिति है वो लगभग 3% के आसपास है। 3% तक हुआ है। तो इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि अपने भारतीय उपमहाद्वीप पर ओजोन परत में जो डिप्लेशन या ह्रास की जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो कितने तक हो गई? 3% तक यहाँ पर ओजोन परत में ह्रास हो चुका है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर 4% तक ओजोन परत में ह्रास हो चुका है। अंटार्कटिका पर 40% तक ओजोन परत में ह्रास हो चुका है। आर्कटिक क्षेत्र के वायुमंडल में 35% तक ह्रास हो चुका है। और आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वाले क्षेत्रों में 50% तक ओजोन परत में डिप्लेशन या ह्रास की स्थिति देखी गई है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब देखो, इसमें जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ओजोन डिप्लेशन की स्थिति सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे हुई है, तो सर्वाधिक मात्रा में तो कहाँ पे हुई है? पोल
के पास में हुई है। तो ध्रुवों पर लगभग 50% ओजोन का डिप्लेशन हुआ है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो आने वाली सोलर रेडिएशंस हैं तो उनके साथ में क्या होगा, यदि 50% तक उनकी स्थिति उसमें डिप्लेशन हो गया है, या अंटार्कटिका में लगभग 40% डिप्लेशन की स्थिति हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि इन सौर विकिरणों के साथ में अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं वो भी क्या करेंगी, पृथ्वी के धरातल पर आएंगी। क्लियर। और उसके कारण क्या होगा, धरातल का तापमान बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी बाधित होगी, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होगा। ठीक है, ये सारी की सारी दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास का जो सागरीय क्षेत्र है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के सागरीय क्षेत्रों में सूक्ष्म पौधे फाइटोप्लैंक्टन्स में भी कमी देखी गई है। ठीक है, तो ये जो कमी उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के पास या उत्तरी व दक्षिण ध्रुव के सागरीय क्षेत्रों में सूक्ष्म पौधे, जिनको अपन फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, समुद्रों में पाए जाने वाले ये छोटे सूक्ष्म हरे पौधे होते हैं, तो उन फाइटोप्लैंक्टन्स में भी कमी देखी गई है। और ये कमी लगभग कितनी देखी गई, 6 से 12% तक कमी देखी गई। तो देखो फाइटोप्लैंक्टन्स का क्या रोल है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स सूर्य से आने वाले सौर विकिरण है उसके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना ये भोजन का निर्माण करते हैं। और इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाता कौन है, इनको खाते हैं जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, जूप्लैंक्टन्स, यानी जंतुपलवक। ये पादपपलवक है और ये जंतुपलवक है। हिंदी में इनको जंतुपलवक बोलते हैं और इनको पादपपलवक बोलते हैं। तो पादपपलवक सूक्ष्म हरे पौधे होते हैं जो कि समुद्री जल के अंदर ये पाए जाते हैं। पर सूर्य से आने वाली सौर विकिरण से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन्स या आपके पादपपलवकों को खाता है जंतुपलवक या जूप्लैंक्टन्स। और ये जूप्लैंक्टन्स भोजन होते हैं किसका, मछलियों का। ये जूप्लैंक्टन्स किसका भोजन होते हैं, मछलियों का भोजन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा में कमी होगी, तो किसकी मात्रा में कमी होगी, जूप्लैंक्टन्स की मात्रा में कमी हो जाएगी। क्लियर। जब जूप्लैंक्टन्स की मात्रा में कमी होगी तो ऐसी स्थिति में मछलियों को पर्याप्त रूप में भोजन नहीं मिल पाएगा। और जब मछलियों को पर्याप्त रूप में भोजन नहीं मिल पाएगा तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा कम हुई है वहाँ पर मछलियों की संख्या भी कम होने लग जाएगी, मछलियाँ भी यहाँ पर मरने लग जाएंगी। क्लियर है। तो इस तरह से आपके उत्तर और दक्षिण ध्रुव के पास में जो सागरीय क्षेत्र है वहाँ पर सूक्ष्म जीवों या सूक्ष्म पौधों जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स में भी कमी देखी गई है। वो लगभग कितनी है, 6 से 12%। तो ये तो हो गई इसकी मुख्य बातें जो कि ओजोन डिप्लेशन से संबंधित है और जहाँ जहाँ पर इसका प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद ओजोन डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, ठीक है, उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो अब देखते हैं इसमें उत्तरदायी कारक। रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन परत में ह्रास के प्रमुख कारक या उनके लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो देखो उत्तरदायी कारकों में जो सबसे मुख्य कारक है जिसके द्वारा ओजोन डिप्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके अंदर आती है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपकी मेन गैस है, ये मुख्य गैस है जो क्या करती है, ये ओजोन परत में डिप्लेशन की स्थिति या उसमें ह्रास की स्थिति को उत्पन्न करती है। क्लियर। इसके अलावा जो अदर गैसेज हैं तो अदर गैसों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड,
नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये अदर गैसेज हैं जो कि क्या करती हैं, ओजोन डिप्लेशन के लिए सबसे उत्तरदायी गैसेज हैं। तो ये आपकी अदर गैस है। ठीक है, तो ओजोन परत में या ओजोन गैस में जो ह्रास हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हो गए? इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार कारक है वो तो कौन सा है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम क्या होता है? क्लोरो, C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है जो कि ओजोन परत में सबसे ज़्यादा ह्रास करती है। ठीक है, और इसकी स्थिति में अपने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो CFC है वो CFC का जो सर्वाधिक उत्सर्जन की क्रिया होती है वो कहाँ से होती है? जितने भी अपने एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, अग्निशामक यंत्र हैं, ठीक है, प्लास्टिक है, इन आदि को यूज में लेने से CFC गैस अधिक मात्रा में ऊपर के वायुमंडल में जाती है और ओजोन का बड़ी मात्रा में ये क्षति पहुँचाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये भी बहुत ही खतरनाक गैस है, क्योंकि ये भी ओजोन में बड़ा ह्रास के लिए जानी जाती है। यानी ओजोन परत में ये भी डिप्लेशन की एक करने वाली एक प्रमुख गैस है। एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि यदि आपके स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में 500 सुपरसोनिक जेट विमानों को एक साथ उड़ाया जाए, कहाँ पर? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। यानी 500 सुपरसोनिक जेट विमानों को यदि समताप मंडल में एक साथ उड़ाया जाए तो इनसे निकलने वाली जो गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके कारण आपकी ओजोन परत में लगभग 12% तक ह्रास हो सकता है। कितना ह्रास हो सकता है? 12% तक ह्रास हो सकता है। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो कि सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली गैस है, तो इस गैस से भी सर्वाधिक मात्रा में ओजोन का डिप्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। वैसे सबसे ज़्यादा जो ओजोन डिप्लेशन की स्थिति है वो CFC के कारण होती है, और दूसरे नंबर पर यदि अपन देखें तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है। इसके अलावा इसमें क्लोरोफॉर्म भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, मिथाइल ब्रोमाइड भी है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके लिए उत्तरदायी कारक हो गए। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब ओजोन परत में ह्रास की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी के लिए एक तरह से संकट की स्थिति है, क्योंकि ओजोन परत में जैसे जैसे उसका डिप्लेशन होगा, ओजोन परत की मोटाई कम होगी, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर आएंगी? पृथ्वी के धरातल पर आएंगी। पृथ्वी के धरातल पर आएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी के धरातल का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। और यदि ये वैश्विक स्तर पर ये घटना होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना यदि होती है तो उसके कारण बहुत सारे प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव होता है वो होता है आपका जलवायु परिवर्तन का। क्लियर? जलवायु परिवर्तन होता है। दूसरा, इसका अन्य भी प्रभाव पड़ेंगे, जैसे मानव पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो सिस्टम होता है यानी इकोसिस्टम जो होता है वो पूरा का पूरा असंतुलित हो जाता है, और उससे बहुत बड़ी संख्या में जीवों का सर्वनाश हो जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है यदि ओजोन डिप्लेशन इसी तरह से चलता रहा। तो इस चिंता के निवारण के लिए इस ओजोन परत के डिप्लेशन को बचाने से संबंधित कुछ संरक्षण के उपाय किए गए। तो अब नेक्स्ट जो आपका है इसमें वो है संरक्षण के उपाय। तो संरक्षण के उपाय तो वैश्विक स्तर पर संरक्षण के जो उपाय किए जाते हैं
इसमें सबसे पहला आपका संरक्षण का उपाय है जो कि ओजोन से संबंधित है, वो है आपकी वियना सभा। वियना सभा, तो देखो ये जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समझौते होते हैं, जो भी प्रोटोकॉल बने हुए हैं, जो भी सम्मेलन होते हैं, इन सब का एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे अब नॉर्मली कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा कि वियना सभा का संबंध किससे है, तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों के निवारण से संबंधित वियना सभा का आयोजन किया गया था। तो यानी ओजोन क्षति या ओजोन डिप्लेशन को कम करने के लिए वियना सभा का आयोजन किया गया, और इसका संबंध ओजोन परत के रक्षा को लेकर है। ठीक है, तो वियना सभा का जो आयोजन किया गया था वो सन 1985 में किया गया। सन 1985 में किया गया। इसका आयोजन कब हुआ? सन 1985 में। ठीक है, और वियना कहाँ पर स्थित है? तो वियना स्थित है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। तो वियना कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो वैश्विक स्तर पर, ये थोड़ा सा देख लेना, वैश्विक स्तर पर यह सर्वप्रथम आयोजित होने वाला एक सार्थक प्रयास था। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम ओजोन परत को या ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के निवारण हेतु सर्वप्रथम एक सार्थक प्रयास था। ठीक है, जिसका आयोजन कब किया गया था? 1985 में किया गया। ठीक है, और इस आयोजन में कई प्रकार के समझौते किए गए ताकि ओजोन को शरण या उसकी डिप्लेशन, उसको हानि पहुंचाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के समझौते किए गए। इसका दोबारा जो आयोजन किया गया था वो सन 1995 के अंदर इसका दोबारा इस वियना सभा का सम्मेलन या आयोजन हुआ, और इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई समझौते हुए। तो दोबारा जो इसका सम्मेलन हुआ था उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई सम्मेलन या समझौते किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझौते किए गए। ठीक है, तो इस तरह से ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर किया गया एक सार्थक जो प्रयास था वो आपकी वियना सभा थी। और इस वियना सभा का आयोजन कब किया गया? सन 1985 में किया गया। कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रिया में किया गया। ठीक है, और इसका दोबारा जो सम्मेलन हुआ वो 10 वर्षों के पश्चात 1995 में हुआ, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के समझौते भी किए गए जो कि ओजोन परत के चिंता जो भी ह्रास हो रहा था उसको दूर करने के लिए समझौते किए गए। क्लियर? इसके बाद में जो सबसे प्रमुख समझौता, जिसको एक तरह से प्रोटोकॉल कहा जाता है, एक कानूनी बाध्यकारी समझौता जो कि ओजोन के संरक्षण के लिए किया गया था, तो वो आया 1987 के अंदर, जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दूसरा जो समझौता था जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पहला प्रोटोकॉल था या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रथम समझौता था जो कि एक तरह से कानूनी बाध्यकारी समझौता था। क्लियर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो आयोजन किया गया वो 16 सितंबर 1987 में किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया? 16 सितंबर 1987 में किया गया। इस उपलक्ष्य में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है अभी, इस उपलक्ष्य में 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व में प्रथम बार वैश्विक स्तर पर ओजोन संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था, इसलिए इसको ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो नाम मॉन्ट्रियल पड़ा हुआ है तो ये कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, जिसके कारण इसका नाम भी क्या पड़ गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पड़ गया। अब इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में विश्व के
33 विकसित देशों को शामिल किया गया। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में विश्व के 33 विकसित देशों को शामिल किया गया। 33 विकसित देशों को शामिल किया गया। क्लियर? देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो इनको आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना और इनमें से क्वेश्चन आपके पुटअप होते रहते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत 33 विकसित देशों को शामिल किया गया और उनके हस्ताक्षर भी, यानी इस जो ये संधि थी इस पर उनके हस्ताक्षर भी करवाए गए और कानूनी रूप से उनको बाध्य किया गया। तो बाध्य किस चीज़ के लिए किया गया? तो इसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो उन प्रस्ताव वो कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं एक बार। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रस्ताव, तो देखो इसमें प्रस्ताव क्या क्या रखे गए थे इन विकसित देशों के सामने। सबसे पहला जो प्रस्ताव था वो तो ये था कि सन 2000 तक CFC गैस के उत्सर्जन को व इसके प्रयोग को बंद करना होगा। ठीक है, एक प्रस्ताव तो इसमें यह रखा गया कि सन 2000 तक CFC गैस के उत्सर्जन को व इसके प्रयोग को बंद करना होगा। दूसरा प्रस्ताव इसमें जो रखा गया था, विकसित देशों को ओजोन क्षरित पदार्थों के उत्सर्जन को बंद करने के लिए सन 2010 तक की समयावधि दी गई। तो दूसरा प्रस्ताव इसमें यह था। विकसित देशों को ओजोन क्षरित पदार्थों के उत्सर्जन को बंद करने के लिए सन 2010 तक की समयावधि दी गई। टाइम पीरियड इनको कितना, कब तक का दिया गया? 2010 तक दिया गया। जो ओजोन को क्षरित यानी ओजोन को नुकसान करने वाले पदार्थ हैं, तो उनके उत्सर्जन को इन सभी विकसित देशों को सन 2010 तक तो पूर्ण रूप से बंद करना ही पड़ेगा। इस तरह से एक कानूनी बाध्यकारी समझौते इसमें किए गए थे। और एक इसमें और भी प्रस्ताव लाया गया था और उसमें यह था कि आने वाले 15 सालों में, तो अगले 15 वर्षों में CFC गैस, या इसको अपन कह सकते हैं कि ओजोन क्षरित पदार्थ, CFC गैस या ओजोन क्षरित पदार्थ का उत्सर्जन पूर्ण रूप से बंद करना होगा। अगले 15 वर्षों में CFC गैस का उत्सर्जन या ओजोन क्षरित पदार्थों का उत्सर्जन पूर्ण रूप से बंद करना होगा। तो इस तरह से यह आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। तो ये आपके दोनों जो इसके संरक्षण, ओजोन परत में जो डिप्लेशन हो रहा है और ओजोन परत में डिप्लेशन के लिए जो ओजोन के संरक्षण के जो उपाय किए गए हैं, जिसमें पहला आपका वियना सभा है और दूसरा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इसमें वियना सभा का आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया और इसके आयोजन किया गया था सन 1985 में। ठीक है, ये वैश्विक स्तर पर ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के निवारण के लिए ये प्रथम सार्थक प्रयास था।
या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि प्रथम सफल सार्थक प्रयास था, ठीक है। और इसमें कई प्रकार के समझौते किए गए। इसकी दोबारा जो बैठक हुई वो 1995 के अंदर हुई और उसमें भी समझौते आदि किए गए। उसके बाद में एक कानूनी रूप से जो बाध्यकारी समझौता आया है वो कब आया? वो आया 16 सितंबर 1987 में। वो दूसरा कानूनी बाध्यकारी एक समझौते के रूप में दूसरा समझौता, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता था वो कब आया? 1987 में आया। इसलिए 16 सितंबर 1987 को जब ये समझौता हुआ तो 16 सितंबर को अपन ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इस समझौते में विश्व के जो 33 विकसित देश थे उनको इसमें शामिल किया गया और उनके इस संधि या प्रोटोकॉल पर उनके हस्ताक्षर वगैरह करवा लिए गए और उनको कानूनी रूप से बाध्य किया गया। और उसमें इस समझौते में कुछ प्रस्ताव रखे गए जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रस्ताव थे कि सन 2000 तक CFC गैसों के उत्सर्जन को व इसके प्रयोग को बंद करना होगा। दूसरा प्रस्ताव इसमें यह था कि विकसित देशों को ओजोन क्षरित पदार्थों के उत्सर्जन को बंद करने के लिए एक समय अवधि दी गई और वो समय अवधि कितने सन 2010 तक की थी। और तीसरा कि अगले 15 वर्षों में CFC गैस के या ओजोन क्षरित पदार्थों का उत्सर्जन पूर्ण रूप से बंद करना होगा, उस पर प्रतिबंध लगाना होगा। तो इस तरह से इस प्रकार से यह आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि ओजोन संरक्षण के उपाय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपके ओजोन संरक्षण की स्थिति को देखा अपन ने। अब इसका आगे ओजोन डिप्लेशन में अब इस ओजोन परत में जो डिप्लेशन हो रहा है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो इसको अपन देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। रिजल्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन यानी ओजोन परत में जो ह्रास हो रहा है तो उसके कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं या वर्तमान में देखे जा रहे हैं। तो पहला जो इसमें परिणाम है वो तो होगा आपका जलवायु परिवर्तन। पहला परिणाम कौन सा होगा? जलवायु परिवर्तन का। जैसे अभी पहले भी अपन ने बात की, सबसे पहला जो परिवर्तन होगा जलवायु परिवर्तन का। दूसरा इसमें जो परिवर्तन होगा वो मानव पर होगा, यानी इस ओजोन डिप्लेशन का में जो ओजोन डिप्लेशन होगा तो उससे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी के धरातल पर आएगी तो उसका इफेक्ट मानव पर भी पड़ेगा, तो मानव पर प्रभाव। और तीसरा जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा पारिस्थितिकी तंत्र पर, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। यानी इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो सबसे पहला है आपका जलवायु परिवर्तन। देखो जलवायु परिवर्तन पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। कैसे? कि जब ओजोन डिप्लेशन ज़्यादा हो जाएगा या वर्तमान में जैसे अंटार्कटिका और जो ध्रुवीय वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पर ओजोन डिप्लेशन की स्थिति सर्वाधिक देखी गई है। तो सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशंस, सौर विकिरण, और इन सौर विकिरण के साथ में जब यहाँ पर ओजोन परत का ह्रास हो जाता है तो ये अगर इसकी मोटाई और भी कम हो जाएगी, मान लो इतनी सी मोटाई रह जाती है या बिल्कुल ये समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर पहुँचेगी? ये पृथ्वी के धरातल पर पहुँचेगी, पृथ्वी के धरातल पर पहुँचेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर पृथ्वी के धरातल के तापमान में वृद्धि होगी। पृथ्वी के धरातल के तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर? तो पृथ्वी के धरातल के तापमान में यदि वृद्धि होगी तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की यानी आपका हरित गृह प्रभाव अधिक मात्रा में तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब स्थिति अधिक मात्रा में होती है वैश्विक स्तर पर, यदि ये स्थिति उत्पन्न होगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी पूरी वैश्विक स्थिति में या पूरी पृथ्वी का जो धरातल का तापमान है वो बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उसके कारण जलवायु परिवर्तन की दशाएं उत्पन्न होंगी। वर्तमान में भी ये स्थिति दिखाई दे रही है।
वर्तमान में भी जलवायु परिवर्तन की स्थितियां हो रही हैं, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि इतना अभी डिप्लेशन नहीं है। लेकिन ये अगर इसका सही ढंग से निवारण नहीं किया गया, ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन का सही ढंग से यदि निवारण नहीं किया गया, उनमें कटौती नहीं की गई, तो आने वाले समय में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है वो बड़े स्तर पर होगी, और बड़े स्तर पर होगी तो बड़े स्तर पर ही जलवायु परिवर्तन होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर अधिक तापमान यदि यहाँ पर होता है और उसके साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, सोलर रेडिएशन के साथ में आती है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो भी घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है वो उस रेट में भी कमी आ जाती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की रेट घटेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो आपके जैव विविधता है यानी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता में ह्रास होगा या जैव विविधता में कमी होगी, क्योंकि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जीवों की जो संख्या है या जो जीव है, चाहे वो वनस्पति हो, जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, ठीक है, इन सब की जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है और इनका जो बाहुल्य है वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है पौधों पर। क्योंकि जो पौधे होते हैं, सूक्ष्म हरे पौधे होते हैं या बड़ा जो हरे पौधे होते हैं, वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं और वहीं से उसमें ऊर्जा का, एनर्जी का फ्लो होता है और उसके कारण पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनता है। तो यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पौधों की संख्या में कमी होगी, हरे पौधों की संख्या में कमी हो जाएगी। ठीक है, उतनी बड़ी अधिक मात्रा में आपके प्राथमिक उत्पादक नहीं बनेंगे, ऊर्जा का फ्लो उस वे में नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है जलवायु परिवर्तन। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में दूसरा इसमें जो प्रभाव है वो है मानव पर प्रभाव। तो मानव पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, जब सौर विकिरण के साथ पराबैंगनी किरणें धरातल पर आती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मानव पर दो प्रकार से ये प्रभावी होगी। जो पराबैंगनी किरणें होगी वो मानव पर दो प्रकार से प्रभावी होगी। पहला, एक तो क्या होगा, मानव का जो श्वसन तंत्र है, तो श्वसन तंत्र इन पराबैंगनी किरणों के कारण प्रभावित होगा, जिससे श्वसन तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग मानव के अंदर उत्पन्न होंगे, संबंधित रोग उत्पन्न होंगे। और दूसरी स्थिति क्या होती है, जैसे सब जानते ही हैं, चर्म कैंसर की स्थिति उत्पन्न होगी। चर्म कैंसर की स्थिति उत्पन्न होगी और ये जो चर्म कैंसर है वो सर्वाधिक उनमें होगा जिनकी, जो मुख्य रूप से जो गोरी चमड़ी वाले लोग होते हैं, जिनकी त्वचा का रंग गोरा होता है, तो उनमें ये अधिक प्रभावी होता है। जो पराबैंगनी किरणें, इनके कारण चर्म कैंसर की स्थितियां अधिक मात्रा में उनमें अधिक उत्पन्न होती हैं। तो ये दो प्रकार की स्थितियां हैं जो कि मानव पर प्रभाव डालेंगी। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका श्वसन तंत्र और दूसरा हो जाएगा चर्म कैंसर, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग और चर्म कैंसर। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो इसमें अपन प्रभाव देख रहे हैं, इसका परिणाम देख रहे हैं, तो वो है पारिस्थितिकी तंत्र वाला। तो पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी पर प्रभाव। एक तो जैसे अभी पहले अपन ने बात की कि प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में पौधों के प्रकाश संश्लेषण करने की जो रेट है, दर है, वो कम होगी और उससे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कम हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होगी तो उससे जैव विविधता में कमी आएगी, जैव विविधता में कमी आएगी तो ऐसी स्थिति में पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित अवस्था में चला जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र
असंतुलित हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे वो कहीं का भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, यदि उसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जितने भी जीव होंगे उनकी बड़ी संख्या में मृत्यु होगी। तो जीवों की बड़ी संख्या में मृत्यु होगी। तो इस तरह से यह आपका पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव इसका पड़ेगा। तो सेम है जैसे आपके जलवायु परिवर्तन है उसके जो कारक हैं, उसी तरह से आपका पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित ये प्रमुख कारक हो गए। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत में ह्रास की जो स्थिति है वो मुख्य रूप से कहाँ पर, कैसे और किन कारणों के द्वारा हो रही है। फिर इसके संबंध में अपन ने वैश्विक स्तर पर कौन कौन से इसके संरक्षण के उपाय किए गए हैं, इसके परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो ओजोन से संबंधित जितने भी जो चैप्टर था उसको अपन ने पूरा कवर कर लिया है। ओजोन से रिलेटेड यदि वो क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये आपका क्लाइमेट चेंज का जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। तो देखो अम्लीय वर्षा की जो स्थिति है, ये अम्लीय वर्षा की स्थिति मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा अपन किसको कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहाँ पे उत्पन्न होती है और ये कहाँ कहाँ पर अपना प्रभाव, इसका प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो अब अपन बात करते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, यानी ऐसी वर्षा जिस वर्षा के साथ अम्ल भी आए, यानी जिस वर्षा में अम्ल की मात्रा भी हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन उसको कहा जाता है। तो एसिड रेन या अम्लीय वर्षा एक पर्यावरणीय निम्नीकरण की स्थिति है। ये क्या है, ये पर्यावरणीय निम्नीकरण की स्थिति है, निम्नीकरण की स्थिति है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की ये स्थिति है। और मुख्य रूप से इसमें होता क्या है कि वर्षा के जल के साथ यदि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिश्रित हो जाए, वर्षा के जल के साथ यदि H2SO4 अम्ल मिश्रित हो जाए तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। कौन सी वर्षा कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसका मतलब अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है, H2SO4। कौन सा अम्ल होता है, H2SO4। ठीक है, अब ये जो H2SO4 है तो इसमें मुख्य रूप से H2SO4 जो अम्ल बनता है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण बनता है। वो किसके कारण बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण बनता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसका मतलब जिन क्षेत्रों में, विश्व के वे क्षेत्र जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन अधिक मात्रा में ऊपर के वायुमंडल में किया जाएगा, विश्व के वे क्षेत्र जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन ऊपर के वायुमंडल में किया जाएगा, वहां पर H2SO4 का अधिक निर्माण होगा, H2SO4 अम्ल का अधिक निर्माण होगा। ठीक है, तो वहाँ पर अधिक मात्रा में अम्ल बनेगा और ये अम्ल वहाँ पर वर्षा के साथ कहाँ पर पहुँच जाएगा, धरातल पर पहुँचेगा। ये अम्ल वर्षा के साथ क्या करेगा, धरातल पर पहुँचेगा। ठीक है, और धरातल पर जब ये पहुँचेगा तो उसके कारण
क्षति उत्पन्न यानी हानि करेगा, धरातल पर यह हानि करेगा। और मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर करेगा? एक तो वनस्पति को यह हानि पहुंचाएगा, दूसरा ये मुख्य रूप से मृदा को ये हानि पहुंचाएगा। यानी ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वनस्पति और मृदा दोनों ही इससे प्रभावित होंगी। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जहाँ पर उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है उसके कारण आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है और ये वर्षा के जल के साथ धरातल पर आता है और उसके कारण ये वनस्पति और मृदा को प्रभावित करता है। और प्रभावित क्या करता है कि मृदा को ये अम्लीय प्रकार की मृदा में परिवर्तित कर देता है। क्लियर है? अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन मुख्य रूप से विश्व के उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर औद्योगिक क्रियाएं अधिक मात्रा में की जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन सर्वाधिक कहाँ पे होगा? जहाँ पर विश्व में औद्योगिक क्रियाएं अधिक की जाती हैं, उन क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब इस प्रकार की जो स्थिति है वो मुख्य रूप से विकसित देशों में देखी जाएगी। सबसे ज़्यादा ये स्थिति औद्योगिक क्रियाओं की जो स्थिति है वो कहाँ पर देखी जाएगी? विकसित राष्ट्रों में देखी जाएगी। अब इससे संबंधित जो विकसित राष्ट्रों की जो स्थिति है तो स्पेशली आपके यूरोप महाद्वीप में इस यूरोप महाद्वीप में देखो इस यूरोप महाद्वीप में एक तो दक्षिण पूर्वी जर्मनी, दूसरा चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड, ये तीन राष्ट्र हैं। दक्षिण पूर्वी जर्मनी का वाला भाग, चेकोस्लोवाकिया का भाग और पोलैंड का भाग। तो ये जो यूरोप महाद्वीप के अंदर भाग है यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा की स्थिति देखने को मिलती है। विश्व में सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा होती है वो दक्षिण पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के बीच में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इन तीनों देशों की स्थिति ट्राईएंगल के शेप में बनती है। इन तीनों देशों की जो स्थिति बनती है वो ट्राईएंगल यानी त्रिभुज के समान इनकी स्थिति बनती है। इन तीनों देश मिलाकर किस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं? यानी तीनों देश मिलाकर एक त्रिभुज की संरचना का निर्माण करते हैं, एक ट्राईएंगुलर का निर्माण करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को, विश्व का जो ये क्षेत्र है जो दक्षिण पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड से मिलकर बना हुआ है, इसको काला त्रिभुज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको काला त्रिभुज कहा जाता है। तो जो काला त्रिभुज है वो किससे संबंधित है? वो आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण उत्पन्न जो वर्षा के साथ अम्ल आता है उसके कारण इसको क्या कहा जाता है? काला त्रिभुज कहा जाता है और इसको ब्लैक ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति होती है और औद्योगिक जो क्रियाएं होंगी वो विकसित राष्ट्रों में होंगी। यूरोप महाद्वीप में स्थिति मुख्य रूप से देखी गई है। दक्षिण पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इन क्षेत्रों के अंतर्गत अम्ल वर्षा अधिक मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी संरचना का निर्माण होता है और यानी इन तीनों देशों को मिलाकर एक त्रिभुज जैसी स्थिति बनती है जिसको अपन काला त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके देखो इसके कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड या अम्लीय वर्षा के कारण क्या होगा, इससे क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। अम्लीय वर्षा के प्रभाव। तो अम्लीय वर्षा के जो प्रभाव होंगे उसके अंतर्गत मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि एक तो इसका प्रभाव पड़ता है इमारतों पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ता है और उसके कारण इमारतों का जो, जैसे इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी होगा कि जो ताजमहल है तो उसका जो नेचुरल जो कलर है वो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, वो नेचुरल कलर वहाँ पे फीका पड़ता चला जा रहा है। तो वो अम्लीय वर्षा के कारण इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। दीवारों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वो कलर थोड़ा उसका डिम हो जाता है या धुंधला पड़ जाता है।
दूसरा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो जल पर पड़ता है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है जल पर। तो देखो जल पर कैसे पड़ता है कि जल पर जब अम्लीय वर्षा यानी जल में जब अम्लीय वर्षा आकर मिलती है, यानी अम्लीय वर्षा किसी सागरीय क्षेत्र में या किसी महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा की स्थिति होती है, किसी झील में इस प्रकार की स्थिति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इस जल का अम्लीय वर्षा अधिक होने से इस जल का क्या हो जाता है, पीएच का मान कम हो जाता है। जल का पीएच का मान कम हो जाता है, जल के पीएच का मान कम हो जाता है। और जब जल के पीएच का मान कम होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जल अम्लीय हो जाता है। जल क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जब जल के पीएच का मान कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जल अम्लीय हो जाता है। और जब जल अम्लीय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि किसी भी झील में, किसी भी तालाब में या किसी भी सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में जब जल अम्लीय होता है तो जल में या सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में या झीलों में जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों की मात्रा में कमी हो जाती है। पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। पोषक तत्वों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जब पोषक तत्वों में कमी हो जाती है तो जो सागरीय जीव जंतु हैं, स्पेशली मछली, उनका सर्वनाश होने लग जाता है, उनकी मृत्यु बड़ी संख्या में होने लग जाती है। तो जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु, और इसमें मुख्य रूप से मछलियों की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसके कारण क्या होगा, किसी भी झील, तालाब या सागर के तटवर्ती क्षेत्रों के जल का जो पीएच का मान है, जल के पीएच का मान है वो कम हो जाता है। और जल के जब पीएच का मान कम होता है तो जल अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण उस जल के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और जब पोषक तत्वों की कमी होती है तो जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु होने लग जाती है, और स्पेशली इसमें मछलियों की बड़ी संख्या में मृत्यु होती है। क्लियर? यहाँ पर ये पीएच का मतलब तो आप समझते ही होंगे। पीएच किसी भी द्रव्य के लिए उसका अम्लीय या क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। यानी जैसे पीएच का जो मान है 7, यानी पीएच 7, यदि पीएच का मान 7 है तो ऐसी स्थिति में कोई भी द्रव्य है वो कैसी स्थिति में होगा, वो उदासीन होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। जिसके पीएच का मान, यानी जब पीएच 7 होता है, जल का हो या अन्य किसी द्रव्य का जब पीएच 7 होगा तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। ठीक है, और यदि इसका किसी भी द्रव्य के पीएच का मान यदि 7 से कम होता है, 7 से कम होता हुआ बढ़ता है, मतलब जैसे 7 से 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है। और यदि इसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में वो क्षारीय और लवणीय हो जाता है। तो इस तरह से ये पीएच प्रभावी होता है। तो इस तरह से आपने देखा अम्लीय वर्षा, और इस तरह से अम्लीय वर्षा के बारे में भी अपन कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर चुके हैं। और इस तरह से आपका ये टॉपिक भी हो जाता है समाप्त। तो ओजोन डिप्लेशन और अम्लीय वर्षा का ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है क्लाइमेट चेंज के अंदर। अब जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है आपका नेक्स्ट, आपका जो इसमें टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद में आपकी क्लाइमेट चेंज वाला जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को देख रहा है वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।